आज हम देखने जा रहे हैं 2024 में रिलीज हुई एक शानदार मूवी जिसका नाम है लिफ्ट। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसमें ऐसे जीनियस चोरों की टीम को दिखाया गया है जो लगभग किसी भी जगह से कोई भी चीज बहुत आसानी से चोरी कर सकते हैं, चाहे वो दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह ही क्यों ना हो। फिर भी ये लोग कोई ना कोई प्लान निकाल ही लेते हैं और आखिर में उस चीज को चुरा कर ही मानते हैं। इसी तरह अचानक एक दिन ये लोग 10 टन सोना चुराने के मिशन पर निकल पड़ते हैं और हैरानी की बात ये थी कि ये मिशन आसमान में उड़ते हुए एक विमान के अंदर होने वाला था, जहाँ एक बेहद एडवांस्ड लॉकर के अंदर उस सोने को कड़ी सुरक्षा के साथ रखा गया था और उस लॉकर के ठीक सामने सोने की कड़ी निगरानी भी की जा रही थी। इसके बाद ये जीनियस चोर सबकी आंखों के सामने ही अपना मास्टर प्लान शुरू कर देते हैं। अब क्या ये लोग अपने इस मिशन में कामयाब हो पाए थे, यही हम इस मूवी में देखेंगे। तो चलिए चलते हैं एक उड़ते हुए विमान के अंदर होने वाली एक खतरनाक चोरी की कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है वेनिस नाम के एक शहर से। आज इस शहर में एक बड़ा उत्सव चल रहा था, जिसकी वजह से शहर के सारे अमीर लोग इस उत्सव में इकट्ठा हुए थे और इस कार्यक्रम का आयोजन एक लग्जरी कम्युनिटी सेंटर में किया गया था, जहां लगभग सभी लोग नियम के मुताबिक मास्क पहनकर इसमें शामिल हुए थे। दरअसल इस प्रोग्राम में कई महंगी और कीमती चीजों की नीलामी होने वाली थी। अब वहीं पर हम साइरस नाम के एक शख्स को देखते हैं। बाकी लोगों की तरह साइरस भी इस प्रोग्राम में शामिल हुआ था, लेकिन साइरस के पास एक बेहद काबिल टीम थी जिसका हर एक सदस्य अलग अलग काम में एक्सपर्ट था। कोई इंजीनियर था, कोई ड्राइवर था, कोई लॉकर खोलने में माहिर था और कोई प्रोफेशनल हैकर था। असल में ये सभी लोग प्रोफेशनल चोर थे। इनके नाम थे डेंटन, कैमिला, मैग्नस, मिसन, ल्यूक और इन सब का मास्टरमाइंड था साइरस। अब इस पूरे प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट पूरे लंदन में किया जा रहा था, यानी वेनिस के साथ साथ लंदन के लोग भी इस इवेंट से जुड़े हुए थे। इतने बड़े प्रोग्राम में हर जगह कैमरे लगे हुए थे और पुलिस भी चारों तरफ सख्त पहरा दे रही थी। इधर गुपचुप तरीके से इस पूरे प्रोग्राम पर नजर रख रही थी इंटरनेशनल क्राइम एजेंसी की हेड एबी यहाँ कैमरों के जरिए साइरस और उसकी टीम पर कड़ी निगरानी रख रही थी। दरअसल उसने कई बार साइरस को पकड़ने की कोशिश की थी और एक बार तो उसने साइरस को पकड़ भी लिया था, लेकिन साइरस इतना चालाक और तेज दिमाग था कि वह चतुराई से वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। इसीलिए आज एक बार फिर एबी साइरस को पकड़ने के मिशन पर उतरी थी, क्योंकि इस प्रोग्राम में भी साइरस अपनी टीम के साथ चोरी की योजना बना चुका था। इसलिए एबी भी अपनी पूरी टीम के साथ तैयार थी। जैसे ही साइरस अपनी टीम के साथ चोरी करने की कोशिश करेगा, वे उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले से ही हर जगह कैमरे लगवा रखे थे। कुछ ही देर में प्रोग्राम की नीलामी शुरू हो जाती है। सबसे पहले वहाँ वैन गॉग की एक प्राचीन पेंटिंग को नीलामी में रखा जाता है। उसे खरीदने के लिए सभी लोग बोली लगाना शुरू कर देते हैं और थोड़ी ही देर में एक बेहद अमीर शख्स लगभग 2 करोड़ रुपए देकर उस पेंटिंग को खरीद लेता है। दरअसल जब इस पेंटिंग की खरीद फरोख्त चल रही थी, उसी समय उसके असली मालिक के हाथ में पहुंचने से पहले ही साइरस की टीम के सदस्य मैग्नस ने बड़ी चालाकी से उस पेंटिंग को बदल दिया और तुरंत उसे ब्लैक मार्केट में बेच भी दिया। इसके बाद प्रोग्राम में एक के बाद एक कई और पेंटिंग्स दिखाई जाती हैं, जिन्हें अलग अलग लोग अलग अलग कीमतों में खरीद लेते हैं। कुछ देर बाद वहाँ आज के प्रोग्राम की सबसे खास चीज पेश की जाती है, वही चीज जो आज की नीलामी की सबसे महंगी वस्तु थी, लेकिन वो कोई पेंटिंग नहीं थी। वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ डिवाइस था जिसे मास्क के रूप में तैयार किया गया था और इस डिवाइस को बनाया था एंटी नाम के एक शख्स ने, जो वहीं पर मौजूद था। हालांकि उसने भी अपना चेहरा एक मास्क से ढक रखा था। वह दरअसल अपनी असली पहचान लोगों को बताना नहीं चाहता था, यहाँ तक कि वह लोगों के सामने अपना चेहरा भी दिखाना नहीं चाहता था। वह सिर्फ अपने प्रोडक्ट के जरिए एंटी नाम से ही पहचाना जाना चाहता था। अब सबके सामने इस डिवाइस के फीचर्स के बारे में बताया जा रहा था। दरअसल इस डिवाइस का नाम था NFT। ये कोई साधारण डिवाइस नहीं था, क्योंकि इसके अंदर लगभग 200 से भी ज्यादा कैमरे लगाए गए थे और इसके भीतर एक बेहद पावरफुल AI सिस्टम सेट किया गया था, जो पलक झपकते ही किसी भी दृश्य को कैप्चर करके उसे अलग अलग फंक्शंस के जरिए प्रोसेस करता और तुरंत उसे एक पेंटिंग में बदल सकता था। इस तरह का डिवाइस दुनिया में पहली बार बनाया गया था। तभी वहाँ मौजूद सभी लोग इस डिवाइस को खरीदने के लिए बोली लगाना शुरू कर देते हैं। साइरस भी वहाँ इसे खरीदने का नाटक कर रहा था। इसी तरह जब इस डिवाइस की कीमत 2 करोड़ से बढ़कर 2.5 करोड़ होने ही वाली थी, उसी वक्त साइरस की टीम के सदस्य मिशन ने अपनी दूसरी चाल चल दी। उसने लिफ्ट कहते हुए अपने हाथ में मौजूद एक बटन दबा दिया और अचानक वहाँ की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। कुछ लाइटें टिमटिमाने लगती हैं और एक तेज बीप की आवाज गूंजने लगती है। ये सब देखकर वहाँ मौजूद लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं और डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। दरअसल लोगों को लगा कि यहाँ शायद कोई हमला होने वाला है, इसीलिए वे सब वहाँ से जल्दी जल्दी निकलने लगे और ठीक इसी मौके का फायदा उठाता है साइरस ने उस डिवाइस के लिए 2 करोड़ की बोली लगाई थी। अब वह सीधे उसके मालिक एंटी
एंटी के पास पहुंचता है। वह उससे कहता है कि जब प्रोग्राम खराब हो ही गया है तो 2 करोड़ में यह डिवाइस उसे बेच देना ही समझदारी होगी, वरना दोबारा ऐसा प्रोग्राम कब होगा यह कोई नहीं जानता, और हो सकता है कि अगले प्रोग्राम में इससे भी बेहतर कोई डिवाइस आ जाए, तब आपके इस डिवाइस की डिमांड कम हो जाएगी, इसलिए बेहतर है कि आप यह डिवाइस मुझे दे दें। एंटी उसकी बात समझकर मान जाता है। दोनों के बीच 2 करोड़ रुपए की डील तय हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ साइरस की टीम का सदस्य मिशन आ जाता है। वह वहाँ एक वॉलंटियर के रूप में मौजूद था। वह चालाकी से एंटी से कहता है, हमारे प्रोग्राम की वजह से आपको जो परेशानी हुई उसके लिए हमें बहुत अफसोस है, आइए हम आपको एक सुरक्षित जगह पर ले चलते हैं। लेकिन तभी साइरस कहता है, आप इन्हें ऐसे नहीं ले जा सकते, अभी अभी इनके साथ मेरी 2 करोड़ की डील हुई है। मिशन कहता है, आप चाहें तो हमारी ऑफिस में जाकर डील कर सकते हैं। लेकिन साइरस चालाकी से जवाब देता है, अगर मैं अपनी यॉट पर डील करना चाहूँ तो क्या दिक्कत है, क्योंकि मेरा पैसा वहीं रखा है। एंटी भी इस बात पर राजी हो जाता है। दरअसल यह सब उस डिवाइस को चुराने की उनकी पहले से बनाई गई योजना का हिस्सा था। अब साइरस एंटी को लेकर एक छोटी सी बोट में बैठ जाता है। दूसरी तरफ जब एबी अपने कैमरों के जरिए साइरस को कहीं नहीं देख पाती तो उसे शक होता है कि शायद साइरस चोरी करने गया है। लेकिन वहाँ न तो साइरस था और न ही एंटी। हाँ, एबी को वहाँ एंटी का मास्क जरूर मिलता है, जिससे उसका शक और गहरा हो जाता है कि कहीं साइरस एंटी को किडनैप करके तो नहीं ले गया, क्योंकि एबी अच्छी तरह जानती थी कि आज साइरस यहाँ उस डिवाइस को चुराने ही आया है। और चूंकि वह एक NFT डिवाइस था, इसलिए उसकी सारी इमेज डिजिटल फॉर्म में थी। ऐसे में साइरस सिर्फ डिवाइस चुराकर उसे बेच नहीं सकता था, क्योंकि उसे बेचने के लिए एक खास कोड की जरूरत पड़ती। वह कोड सिर्फ डिवाइस के मालिक को ही पता होता है, किसी और को नहीं। दरअसल NFT इमेज एक डिजिटल मार्केट सिस्टम का हिस्सा थी, जहां अलग अलग तस्वीरें बिटकॉइन की तरह खरीदी और बेची जाती हैं। जब कोई व्यक्ति किसी NFT इमेज को खरीदता है तो उसका यूनिक कोड सिर्फ उसी के पास रहता है, और बाद में अगर उसे बेचना हो तो उसी कोड के जरिए उसे बेचना पड़ता है। इसी वजह से एबी को पूरा यकीन था कि साइरस एंटी को किडनैप करके ले गया है, इसलिए वह तुरंत अपनी टीम के साथ साइरस का पीछा करने निकल पड़ती है। उधर इसी मौके का फायदा उठाकर साइरस की टीम का सदस्य मैग्नस एक बेहद कीमती पेंटिंग चुरा लेता है, जो नीलामी में बिकने वाली थी। वह उस पेंटिंग को फोल्ड करके एक छोटे से कंटेनर में डाल देता है और उसे सीधे पानी में फेंक देता है। दूसरी तरफ अगला काम ल्यूक का था। ल्यूक एक बटन दबाता है और वह कंटेनर पानी की सतह पर तैरकर ऊपर आ जाता है। इसके बाद ल्यूक तुरंत उस पेंटिंग को अपने कब्जे में ले लेता है। दूसरी तरफ एबी अपनी टीम के साथ एक बोट में सवार होकर साइरस की टीम का पीछा कर रहा था। लेकिन साइरस और उसकी टीम के मेंबर्स बहुत ही चालाक थे। वे उसके हाथों से बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अब जब वे बिल्कुल नदी के बीच में पहुंच जाते हैं, तब साइरस की टीम का जो हैकर था वह वहां के रिवर कंट्रोल सिस्टम को हैक कर देता है और तुरंत ही वहां के वाटर बैरियर को एक्टिवेट कर देता है, जिसके जरिए नदी के बहाव को कंट्रोल किया जाता है। अब जैसे ही साइरस लोग नदी के बीच वाले हिस्से को पार कर जाते हैं, तभी वहां के वाटर बैरियर को ऊपर उठा दिया जाता है, जिसकी वजह से एबी लोग अब दूसरी तरफ नहीं जा पाते। इस तरह साइरस और उसकी टीम वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि साइरस की टीम में कैमेलिया ड्राइवर थी, यहाँ तक कि वो एक पायलट भी थी। मिशन उनकी टीम का हैकर था। मैग्नस लॉकर खोलने में एक्सपर्ट था और ल्यूक एक इंजीनियर था। अब वे सभी मिलकर एक बहुत बड़े जहाज पर पहुंच जाते हैं और यही साइरस का ठिकाना था। यहाँ पहुंचते ही साइरस ल्यूक के अकाउंट में लगभग 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद वे सभी मिलकर वहां पार्टी करने लगते हैं। दूसरी तरफ एबी अपने ऑफिस में बैठकर लगातार अलग अलग सीसीटीवी फुटेज देख रही थी और एक वीडियो में एक शख्स लंगड़ा होने का नाटक कर रहा था, जो इस फुटेज में पूरी तरह साफ दिखाई दे रहा था। इसलिए एबी अपने टीम को निर्देश देती है कि उस शख्स को पकड़ो। इसी बीच कुछ घंटों में पूरे देश में एक खबर वायरल हो जाती है। NFT डिवाइस के क्रिएटर एंटी को किडनैप कर लिया गया है और उसे कहीं नहीं पाया जा रहा। लेकिन एंटी को खुद भी पता नहीं था कि वास्तव में उसे किडनैप किया गया है। रात भर पार्टी करने के बाद सुबह एंटी की नींद खुलती है और अपने मोबाइल के जरिए यह खबर देखता है। इससे वह बहुत डर जाता है, लेकिन साइरस उसे शांत रहने को कहता है। साइरस कहता है, डरिए मत, हमने आपको किडनैप किया है, लेकिन सिर्फ थोड़े समय के लिए। हमारे पास रखकर इससे हम सबको फायदा होगा। एंटी फिर कारण जानना चाहता है। साइरस उसे मोनालिसा की एक तस्वीर दिखाता है और कहता है, इस तस्वीर की कीमत लगभग 400 साल तक $125,000 थी और इन 400 सालों में किसी ने इस तस्वीर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब यह तस्वीर चुराई गई तो सब
सबकी नजरें उसी तस्वीर पर पड़ गईं और देखते देखते यह तस्वीर हजारों से लाखों, लाखों से करोड़ों और करोड़ों से बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। अब यह दुनिया की सबसे महंगी तस्वीरों में से एक बन गई है और आपको यहाँ लाने का कारण भी यही है। कल रात ही आपकी किडनैपिंग की खबर वायरल हो गई थी, जिसकी वजह से आपका डिवाइस बहुत हाई लेवल प्रमोशन पा गया है। अब लाखों लोग आपके डिवाइस को खरीदने के लिए तैयार हैं और अब आप जानते हैं कि इस डिवाइस की कीमत कितनी बढ़ गई है, 2 करोड़ से सीधे 49 करोड़ रुपए। हम चाहते हैं कि डिवाइस की कीमत थोड़ी और बढ़े, फिर हम आपको छोड़ देंगे और उस डिवाइस को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसमें से 50% हम लेंगे और 50% आपको देंगे। ये सुनकर एंटी बहुत खुश हो जाता है। वह तुरंत उनकी टीम में शामिल हो जाता है और उनके साथ पार्टी करने लगता है। कुछ समय बाद साइरस अपने टीम मेंबर्स से पूछता है कि हमारी टीम का एक और सदस्य डेंटन कहाँ है। वहीं हम देखते हैं कि डेंटन एबी के सामने बैठा हुआ है। दरअसल उस प्रोग्राम में जो शख्स लंगड़ा होने का नाटक कर रहा था वही डेंटन था और एबी समझ चुकी थी कि डेंटन साइरस का आदमी है, इसलिए एबी यहाँ डेंटन से साइरस के बारे में कई तरह के सवाल पूछ रही थी। डेंटन एंटी को लेकर कहाँ गया था, लेकिन ठीक उसी समय एबी के पास एक पार्सल आता है जो साइरस ने उसे भेजा था और इस पार्सल को देखकर हम समझ सकते हैं कि कभी एबी और साइरस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उस समय उन्हें पता नहीं था कि एबी एक सीक्रेट एजेंट है और साइरस एक प्रोफेशनल चोर। लेकिन अचानक जब एबी को साइरस के बारे में पता चलता है तो वह तुरंत साइरस से ब्रेकअप कर देती है। तब से वह साइरस और उसकी टीम को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब साइरस एबी को अभी भी प्यार करता है, इसीलिए उसने उसे यह पार्सल भेजा। एबी इससे बहुत परेशान हो जाती है। इसके बाद वह अपने साथियों से साइरस के बारे में बात करने लगती है कि वे कैसे साइरस और उसकी टीम को पकड़ सकते हैं। लेकिन ठीक उसी समय वहाँ हेस्ली नाम का एक शख्स आता है। वह एक सीनियर ऑफिसर था और वह एबी को सीधे अपने ऑफिस ले जाता है। फिर वह एबी से पूछता है, क्या तुम हमारे शहर के सबसे बड़े माफिया जॉर्गन को जानती हो? एबी तब कहती है, हाँ मैं उसे जानती हूँ। वह तो शेयर मार्केट में बहुत लोकप्रिय है, यहाँ तक कि ब्लैक मार्केट से वह अलग अलग तरह की चोरी की हुई चीजें भी खरीद लेता है। लेकिन उसकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हमने उसके बारे में कई खतरनाक जानकारी भी पाई है। तुम्हें कुछ दिन पहले न्यूजीलैंड में हुए एक प्लेन क्रैश की घटना याद है, जहाँ 180 लोग मारे गए थे? वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, इसे जॉर्गन ने करवाया था। वह असल में पैसा देकर अलग अलग लोगों को हायर करता है और उनके जरिए अपने टारगेट के अनुसार कुछ दिनों बाद विभिन्न जगहों पर हादसे करवा देता है, जैसे कहीं आग लगा देना, कहीं नदी का प्रवाह खोल देना जिससे वहां बाढ़ आ जाती है। फिर वह कुछ समय बाद बस से लेकर अन्य वाहनों के हादसे करवा देता है। इससे कुछ समय के लिए उन कंपनियों के शेयर नीचे गिर जाते हैं और ठीक उसी मौके का फायदा उठाता है जॉर्गन। वह उस समय उन कंपनियों से उनके स्टॉक मार्केट के शेयर बहुत कम कीमत पर खरीद लेता है और बाद में जब कीमत बढ़ती है तो उन्हें बहुत ऊंची कीमत पर बेच देता है। यही उसका करोड़ों का बिजनेस था, लेकिन इस पैसे के लिए उसने अब तक सैकड़ों लोगों को मार डाला है और हम कई सालों से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह अपने हर काम में कोई भी ठोस सबूत नहीं छोड़ता जिससे हम कोर्ट में उसे दोषी साबित कर सकें। हालांकि हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है, कई महीनों से हमारे साथ आर्थर नाम का एक शख्स काम कर रहा है, इसीलिए वह अब हमें जॉर्गन के बारे में सारी जानकारी देता है और उसकी मदद से हमें पता चला कि जॉर्गन अपनी पूरी टीम लेकर एक शहर को पूरी तरह पानी में डुबाने की योजना बना रहा है, जिससे वहाँ हजारों लोग मर सकते हैं और जॉर्गन इसी मौके का फायदा उठाना चाहता है। लेकिन जॉर्गन लगभग दुनिया के सभी देशों में स्टॉक मार्केट की खरीद फरोख्त करता है, इसलिए हम नहीं जानते कि वह असल में कौन से शहर में यह काम करने वाला है। लेकिन इस घटना को अंजाम देने के लिए जॉर्गन ने जिस शख्स के साथ डील की उसका नाम है लिवायथन, और लिवायथन इस काम के लिए लगभग 10 टन सोना लेगा, जिसकी कीमत लगभग 5000 करोड़ रुपए है। और चूंकि इस समय इन सोने का वैध मालिक जॉर्गन है, इसलिए यह 10 टन सोना एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर करना कानूनी रूप से सही है, जिसकी वजह से अगर हम यह बात सरकार को बताएं तो सरकार कुछ भी नहीं कर पाएगी। इसलिए हमें कुछ करना होगा। सबसे पहले हमें उस प्लेन को टारगेट करना होगा, इसके बाद सरकार को छुपाकर हमारा गुप्त मिशन शुरू करना होगा। अगर हम किसी भी तरह उस 10 टन सोने को चुरवा सकते हैं तभी जॉर्गन को रोका जा सकेगा और इसी से हम शायद जॉर्गन के खिलाफ कोई सबूत भी जुटा सकते हैं। तुम समझ रही हो एबी कि मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ? ये सुनकर एबी बहुत गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि हेस्ली ने उसे यहाँ क्यों बुलाया। दरअसल हेस्ली चाहता था कि जॉर्गन को रोकने के लिए साइरस और उसकी टीम के जरिए वह 10 टन सोना चुरवाया जाए, क्योंकि साइरस और उसकी पूरी टीम प्रोफेशनल चोर थी जो हर मिशन में सफल होती थी। लेकिन एबी को लग रहा था कि इतने बड़े मिशन की जिम्मेदारी किसी चोर को देना मूर्खता होगी, लेकिन हेस्ली उसे समझाता है कि अगर यह काम नहीं किया गया तो हजारों लोगों की जान जाएगी, इसलिए उन्हें यह करना ही होगा। एबी भी इस बात के लिए तैयार हो जाती
जाती है। इसके बाद हेस्ली एबी को साइरस और उसकी टीम को राजी कराने की जिम्मेदारी देता है। तो एबी डेंटन के पास जाकर साइरस के बारे में जानकारी मांगती है। हालांकि डेंटन कुछ भी नहीं बताना चाहता था, लेकिन एबी उसे कहती है, कुछ दिन पहले तुमने एक कैसीनो में एक अवैध काम किया था, उसका सबूत मैंने ढूंढ लिया है। अगर तुम अब मुझे साइरस के बारे में नहीं बताओगे तो मैं तुरंत तुम्हें कोर्ट में भेज दूंगी। इससे तुम्हें लगभग 20 साल की जेल हो जाएगी। यह सुनकर डेंटन एबी को साइरस के बारे में सब बता देता है कि साइरस अभी कहाँ है। इसके बाद एबी तुरंत साइरस के पास पहुंचती है। वहां पहुंचकर एबी कहती है, छी छी, मुझे तो शर्म आती है, आखिरकार तुम एक NFT के लिए पकड़े गए। लेकिन साइरस जवाब देता है, पकड़ा गया मतलब, लेकिन मैंने NFT नहीं चुराया, मैंने इसे एंटी से लगभग 2 करोड़ रुपए देकर खरीदा है। अगर चाहो तो एंटी से पूछ सकते हो, मैंने उसे 2 करोड़ का पेमेंट भी कर दिया है। मैंने यहाँ कोई अवैध काम नहीं किया। एबी कहती है, हाँ ठीक है, लेकिन तुमने उस दिन एक और पेंटिंग भी चुराई थी। तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा था। इसके बाद साइरस एबी से पूछता है, क्या तुम मुझे गिरफ्तार करने आई हो या हमारे पुराने रिश्ते को फिर से जोड़ने? एबी तुरंत कहती है, बिल्कुल नहीं, वह सब बातें छोड़ दो। तुम तो उस दिन से मेरे दिल से पूरी तरह निकल चुके हो जिस दिन मुझे पता चला कि तुम चोर हो। असल में मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा डील लेकर आई हूँ, और इस डील के लिए जैसे इंसानों के बीच रिश्ते जरूरी होते हैं, वैसा ही अब हमारे बीच रहेगा, और कोई बात मत सोचो। साइरस फिर डील के बारे में जानना चाहता है। एबी कहती है, तुम्हें हमारी एजेंसी के लिए एक विमान से लगभग 10 टन सोना चुराना होगा। इसके लिए हम तुम्हारी टीम को बहुत पैसे देने के लिए तैयार हैं। साइरस पूछता है, ये सोना किसका है? एबी उसे बताती है, ये जॉर्गन का है। जॉर्गन का नाम सुनते ही साइरस तुरंत हिचकिचा जाता है, क्योंकि जॉर्गन ऐसा इंसान है जिसके कहने से पहले बंदूक चल जाती है। तो साइरस यहाँ बिल्कुल भी राजी नहीं हो रहा था। तब एबी उसे ब्लैकमेल करती है। वह कहती है, तुम्हारा डेंटन नाम का एक टीम मेंबर मेरे पास कैद है, और उसके जरिए मैंने तुम्हारे और तुम्हारी पूरी टीम के खिलाफ सबूत जुटा लिए हैं। अगर तुम अभी मेरी बात मानते नहीं तो डेंटन जेल जाएगा, और साथ ही तुम और तुम्हारी पूरी टीम भी जेल में सड़कर मरोगे। लेकिन अगर तुम यह करने के लिए राजी हो जाओ तो तुम्हारे ऊपर जितने भी केस हैं, मैं तुम्हें वादा करती हूँ, मैं उन्हें हटा दूंगी। तुम्हें अब भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफी सोच विचार करने के बाद साइरस कहता है, ठीक है, मैं मान जाता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी हमारी टीम में शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं और मेरी टीम इस मिशन में कहीं फंस गए तो तुम्हारी एजेंसी मुझे बचाने नहीं आएगी। लेकिन अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो हमारा जोखिम कम होगा। अब सोचो और तय करो कि तुम क्या करोगे। तो ये भी साइरस की बात मान जाती है। अगले दिन सुबह साइरस अपनी पूरी टीम को बुलाता है और उन्हें मिशन के बारे में बताता है। वह कहता है कि उन्हें 5000 करोड़ रुपए का सोना चुराना होगा, लेकिन जब सबको पता चलता है कि यह सोना जॉर्गन का है तो कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होता। हालांकि मैग्नस यहाँ साइरस के पक्ष में था। वह कहता है 5000 करोड़ रुपए कम नहीं होते, लेकिन कैमिला कहती है, हमें 5000 करोड़ तो मिलने वाले नहीं है। तब साइरस कहता है, यह सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, अगर हम यह काम नहीं करेंगे तो पुलिस हमें पकड़ लेगी, और हमने जितने अपराध किए हैं उनके लिए हमें जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा। इसलिए हमें यह मिशन हर हाल में पूरा करना होगा, और हमारे साथ इंटरपोल की अधिकारी एबी भी रहेगी, यानी इसे सीधे चोरी भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमें पूरी तरह उनका सपोर्ट मिलेगा। ये सुनकर मजबूरी में सभी को राजी होना पड़ता है। इसके बाद एबी उन्हें पूरा प्लान समझाने लगती है कि मिशन कहां से शुरू होगा और वे किन किन चरणों में इसे पूरा करेंगे। एबी कहती है, सबसे पहले बैंक से 10 टन सोना एक इलेक्ट्रॉनिक लॉकर में रखा जाएगा, फिर उस लॉकर को बैंक से निकालकर एक ट्रक में लोड किया जाएगा, जो पूरी तरह पासवर्ड और गार्ड से सुरक्षित है। फिर वह ट्रक सीधे एयरपोर्ट तक जाएगा, जहां तुरंत विमान के साथ एक कनेक्शन बनाया जाएगा और लॉकर को सीधे विमान में लोड किया जाएगा, और इस दौरान हमें चुराना होगा। ये सुनकर साइरस की टीम कहती है, ये चोरी संभव नहीं है, क्योंकि सोना 1 सेकंड के लिए भी किसी की नजर से बचा नहीं रहेगा। लेकिन साइरस कहता है, अब भी हमें किसी न किसी प्लान के बारे में सोचना होगा, तो सोचो क्या किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर हम जॉर्गन को देखते हैं। जॉर्गन ने आर्थर नामक व्यक्ति को पकड़ लिया है, जिसने हेस्ली को उसके प्लान के बारे में सब कुछ बता दिया था। जॉर्गन अपने आदमी से कहता है, आर्थर को मार दो और अपने कुत्ते को खिला दो। यानी जॉर्गन सच में बहुत खतरनाक इंसान है। इसी बीच जब साइरस एक जगह लेटे हुए गाना सुन रहा था, तब एबी उसके पास आती है और कहती है, तुम्हारी टीम सारी रात प्लान बना रही है कि वे सोना कैसे चुराएंगे, और तुम यहाँ लेटे हुए गाना सुन रहे हो। तुम अभी भी वैसे ही हो, यहाँ बैठो, मैं प्लान पहले ही तैयार कर चुकी हूँ। लेकिन उसके पहले मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, इतनी काबिलियत होने के बावजूद तुम इंटरपोल में क्यों शामिल हुए? एबी तब कहती है, असल में मेरी माँ का एक बहुत पसंदीदा पेंटिंग था, और वह पेंटिंग बहुत पुरानी थी, जिसकी वजह से कुछ लोग उसे बेचने की कोशिश करने लगे। लेकिन मेरी माँ ने बहुत मेहनत करके उस पेंटिंग को सुरक्षित रखा। फिर एक दिन अचानक कोई उस पेंटिंग को चुरा ले गया। इससे मेरी माँ बहुत दुखी हुई और वह काफी टूट गई। तब से मैंने निर्णय लिया कि मैं इंटरपोल ज्वाइन करूंगा और किसी भी हाल में उस चोर को पकड़ूंगा और उसे उसका उचित सजा दूंगा। साइरस तब कहता है, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। एबी कहती है, तुम फिर से मुझे फंसाने की
कोशिश तो नहीं कर रहे, है ना? चलो अभी मेरे साथ आओ, हमें अपने बाकी काम पूरे करने हैं। फिर अंदर जाकर साइरस सभी को बताता है, सोना बैंक से सीधे विमान तक पहुंचने से पहले हम किसी भी हालत में चोरी नहीं कर सकते, इसीलिए मेरा प्लान अलग है। हमें चोरी विमान में ही करनी होगी। हम तो पूरे विमान को ही चुरा लेंगे। ये सुनकर सभी का मन खिल उठता है, क्योंकि विमान में चोरी करते हुए वे सोना लेकर कहाँ भागेंगे? एक पूरा विमान ही कैसे चोरी होगा? साइरस कहता है, इसके लिए हमें एक और विमान की व्यवस्था करनी होगी। मिशन तब कहता है, मेरे पास एक व्यक्ति की जानकारी है जिसके पास हम अपनी जरूरत के अनुसार विमान ले सकते हैं। उस व्यक्ति का नाम है मॉल्सन। इसके बाद साइरस और उसकी पूरी टीम सीधे मॉल्सन के पास पहुंचती है। मॉल्सन उनके शहर के अमीर लोगों में से एक था, तो साइरस और उसकी टीम उस विमान को कुछ दिनों के लिए उधार लेना चाहते हैं, लेकिन इतना कीमती विमान मॉल्सन उन्हें किसी हालत में नहीं देना चाहता था। फिर मॉल्सन उन्हें बताता है, यह विमान हमारे शहर में उड़ाना पूरी तरह से मना है, क्योंकि विमान की छत कांच की है और यह बहुत जोर की आवाज करता है। लेकिन मॉल्सन कहता है, फिर भी मैंने कई बार छुपकर इस विमान को उड़ाया है, इसलिए वह उन्हें यह विमान किसी भी हालत में नहीं देगा। इस मौके का फायदा उठाते हुए एबी कहती है, मैं एक इंटरपोल की पुलिस अधिकारी हूँ। तुम अवैध तरीके से विमान शहर के बीच में चला रहे हो और फिर इसे खुलेआम मेरे सामने बता रहे हो। मैं अभी तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज कर दूंगी। मेरी टीम अभी आकर इस विमान को यहीं से ले जाएगी और तुम बस देखते रहोगे। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो विमान हमें अच्छे से उधार दे दो। हमारा काम पूरा होने के बाद विमान हम तुम्हें लौटा कर देंगे, अन्यथा मैं तुम्हें अभी जेल भेज दूंगी। ये सुनकर मजबूरी में मॉल्सन राजी हो जाता है। फिर वह उन्हें विमान की सारी सुविधाएं दिखाता है। विमान का लगभग सब कुछ रिमोट से कंट्रोल होता है, यहाँ तक कि विमान के नीचे एक एलईडी स्क्रीन लगी है जहाँ किसी भी चीज को दिखाया जा सकता है। इसके बाद वे सभी विमान लेकर एक गोदाम में चले जाते हैं। यहाँ आकर वे प्लान बनाने लगते हैं कि अगले चरण कैसे पूरे किए जाएंगे। साइरस कहता है, हमें विमान को आकाश में गायब करना होगा, लेकिन तभी उसके एक टीम मेंबर पूछता है, यह कैसे संभव है? इस विमान में 133 यात्री होंगे और अगर हम अचानक एक यात्री विमान को इस तरह गायब कर दें तो कंट्रोल रूम को तुरंत पता चल जाएगा। इससे हमारा प्लान पूरा होने से पहले ही हम पकड़े जाएंगे। लेकिन उनकी टीम का हैकर मिशन कहता है, मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। हमें अपने विमान को बिल्कुल उसी विमान जैसा मॉडिफाई करना होगा जिसे हम चुराने वाले हैं। साथ ही हमें अपने विमान को इस तरह मॉडिफाई करना होगा कि कंट्रोल रूम के रडार पर वह किसी भी हालत में डिटेक्ट न हो। जब हमारा विमान रडार पर दिखाई ही नहीं देगा, तब हमारी पायलट कैमेलिया इस विमान को सीधे उस असली विमान के नीचे ले जाएगी और उसी समय मैं उस विमान के रडार सिस्टम को हैक करके वहाँ एक ड्रोन फिट कर दूंगा। वह ड्रोन हमारे विमान के सिस्टम से कनेक्ट रहेगा। चूंकि मैं उस असली विमान के रडार सिस्टम को हैक कर दूंगा, इसलिए रडार पर सिर्फ वही ड्रोन दिखाई देगा जिसे कंट्रोल रूम असली यात्री विमान समझेगा। तब अगर हम असली विमान को गायब भी कर दें तो कंट्रोल रूम को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ड्रोन के अंदर वही सेम सिस्टम लगा होगा। इसके बाद हम उस यात्री विमान को एक दुर्गम एयरपोर्ट पर लैंड कराएंगे। फिर मैग्नस पासवर्ड और लॉक खोलकर सोना बाहर निकालेगा। उधर उस एयरपोर्ट पर हमारी दूसरी टीम तैयार रहेगी। किसी तरह हम सोना अपनी सेकंड टीम तक पहुंचा देंगे और फिर सब मिलकर वहां से फरार हो जाएंगे। कुल मिलाकर हमारा पूरा प्लान लगभग परफेक्ट है, लेकिन इसके बीच एक बहुत बड़ी समस्या है। जब कैमेलिया हमारा विमान लेकर उस यात्री विमान के नीचे जाएगी तो उस बड़े विमान के इंजन की शक्तिशाली टर्बुलेंस जैसे ही हमारे विमान से टकराएगी, वह कंट्रोल रूम के रडार पर दिखाई दे सकती है। यानी उस समय रडार स्क्रीन पर एक ही नाम और एक ही नंबर वाले 2 यात्री विमान साथ साथ नजर आएंगे और जैसे ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक ही पहचान के 2 विमान दिखेंगे, उन्हें शक हो जाएगा। फिर वे तुरंत जांच के लिए फाइटर जेट भेज देंगे। इसलिए किसी भी हालत में हमें ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर अपना एक आदमी बैठाना होगा और यह काम हर हाल में हमें ही करना होगा। एबी कहती है, कोई समस्या नहीं है, मेरा एक जान पहचान वाला व्यक्ति है जिसे मैं हमारी टीम की तरफ से कंट्रोल रूम में बैठा सकती हूँ। वह ब्रसेल्स नाम के शहर में रहता है। इसके बाद एबी साइरस को साथ लेकर हैरी के पास जाती है। वह हैरी को सारी बात खुलकर बताती है और उसे ऑफर देती है कि वह ट्रैफिक कंट्रोलर बनकर उनका काम कर दे। लेकिन जब हैरी को पता चलता है कि यह पूरी तरह गैर कानूनी काम है तो वह साफ साफ मना कर देता है। वह कहता है कि चोरों के साथ जुड़ने की वजह से उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तब साइरस उसे समझाता है, अगर तुम यह काम कर दो तो मैं तुम्हें $10 लाख दूंगा। अगर तुम्हारी नौकरी भी चली जाए तो भी तुम जिंदगी भर आराम से बैठकर खा सकते हो और अगर जेल भी हुई तो 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। यह ऑफर सुनते ही हैरी तुरंत राजी हो जाता है। इसके बाद साइरस और एबी हैसली से मिलने जाते हैं। वहाँ हैसली उन्हें बताता है कि जुल्गार के टीम से आर्थर नाम का जो आदमी उनके साथ जुड़ा था उसे जुल्गार ने मार डाला है और उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके बोरे में भर दिया है और लाश के कुछ हिस्से उसने अपने कुत्ते को खिला दिए, जिसकी वजह से पूरी लाश नहीं मिली। इसलिए हैसली यहाँ उन्हें कहता है कि इस मिशन को बहुत सावधानी से पूरा करना होगा। लेकिन साइरस इस बात से बहुत डर जाता है। हालांकि वह अपने लिए नहीं बल्कि अपनी टीम के सदस्यों के लिए चिंतित था, इसलिए वह फिर से हिचकिचा जाता है कि वह यह काम करेगा या नहीं। फिर
जब वे अपने गोदाम लौटते हैं तो न्यूज में देखते हैं कि कुछ आतंकवादियों ने जानबूझकर एक शहर में बाढ़ पैदा की है, जिससे वहां लगभग 43 लोगों की मौत हो गई। अंदाजा लगाया जा रहा है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। असल में यह काम भी जुल्गार का ही था। जुल्गार अपने स्वार्थ के लिए लोगों की मौत के साथ खेलता है, इसलिए साइरस इस मिशन को लेकर अब बहुत गंभीर हो जाता है। लेकिन वह अपनी पूरी टीम से कहता है, तुम लोगों में से किसी की मुझे इस मिशन में जरूरत नहीं है। तुम सभी अपने अपने घर लौट सकते हो, क्योंकि जब मैं तुम्हें टीम में ले रहा था मैंने वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो मैं कभी भी तुम्हें ऐसे काम के लिए नहीं बुलाऊंगा जहां तुम्हारी जान का खतरा हो। इसलिए साइरस कहता है, तो इस मिशन को मुझे पूरा करने दो, मैं किसी भी तरह से एक प्लान निकाल ही लूंगा। लेकिन उसकी टीम में से कोई भी राज्य नहीं था। मैकेनस तब कहता है, हम तो हमेशा चोरी करते आए हैं, लेकिन जो अब हम करने वाले हैं वह हमारे लिए एक युद्ध है, एक ऐसा युद्ध जिसमें लोगों की जान बचाने की लड़ाई है। तो तुम सोचते हो कि तुम्हें अकेले हम इस युद्ध के सामने छोड़ देंगे? हमारे जीवन में कोई भी स्थिति आए फिर भी हम कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। साइरस इस बात से बहुत खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ लिवाइथन जॉर्गन को कॉल करता है, जिसके पास वह सोना पहुंचाने वाला था। लिवाइथन यहाँ जॉर्गन को बताता है कि उसने एक शहर में बाढ़ पैदा कर केवल एक डेमो दिखाया है। अब जब उसे अपने 10 टन सोने मिल जाएंगे तभी असली काम शुरू होगा। जुल्गार उसे बताता है कि वह 10 दिनों के भीतर अपने सोने प्राप्त कर लेगा। इसी समय हम साइरस और उसकी टीम को देखते हैं। साइरस अपनी टीम से कहता है, हमारे पास अब केवल 10 दिन का समय बचा है और इन 10 दिनों में हमें जो करना है वह करना होगा। मिशन यहाँ बताता है कि उसने अपना ड्रोन पहले ही तैयार कर लिया है, जिसके माध्यम से वह उस प्लेन के रडार सिस्टम को हैक करके अपने ड्रोन में सेट करेगा। अब वे सभी मिलकर अपने प्लेन को मॉडिफाई करना शुरू करते हैं ताकि कंट्रोल रूम से उनके प्लेन का कोई सिग्नल न मिले। मिशन उन्हें वह डिवाइस भी दिखाता है जिससे वह प्लेन के रडार सिस्टम को हैक करेगा। लेकिन यहाँ भी एक बड़ी समस्या थी। असल में मिशन ने जो डिवाइस बनाया था वह दिखने में काफी हद तक बम जैसा था, इसलिए इस डिवाइस के साथ वे एयरपोर्ट से प्लेन में नहीं जा सकते थे, क्योंकि ऐसे डिवाइस को एयरपोर्ट में लेकर प्रवेश करना प्रतिबंधित था। अब वे सभी मिलकर एक नया प्लान बनाते हैं। वे इस डिवाइस को कई टुकड़ों में बांट देते हैं और हर एक को एक हिस्सा थमा देते हैं, क्योंकि मिशन एयरपोर्ट से प्लेन उड़ान भरने के बाद डिवाइस को फिर से सेटअप करेगा। इसके बाद वे अपना प्लान पूरी तरह तैयार कर लेते हैं और देखते ही देखते उनका मिशन का दिन आ जाता है। एबी और साइरस एक कपल बनकर उस प्लेन में यात्री के रूप में चढ़ जाते हैं। अब जब वे सभी अपने मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं, साइरस को पता चलता है कि उसका एक टीम मेंबर उसे धोखा दे गया है। ल्यूक इस मिशन में शामिल नहीं हुआ, वह टीम से अलग हो गया है। इसी बीच मिशन साइरस को बताता है कि उसके आसपास 5 लोग हैं और ये सभी जलगार के लोग हैं जो सोने की सुरक्षा के लिए यहाँ तैनात हैं। दूसरी तरफ हम कैमिला को देखते हैं। कैमिला प्लान के अनुसार अकेले ही उनके प्लेन को उड़ाना शुरू करती है और सीधे उस यात्री विहीन प्लेन के पास पहुंचती है जिसे पकड़ना है। जैसे ही यात्री विहीन प्लेन चालू होता है, साइरस और उसकी पूरी टीम बाथरूम की ओर चली जाती है। उनके पास जो जो डिवाइस के टुकड़े थे वे उन्हें बाथरूम के एक निश्चित स्थान पर छोड़ आते हैं। मिशन के निर्देश पर एबी उस डिवाइस को सेटअप करने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दीबाजी में डिवाइस के पार्ट्स को जोड़ते समय एबी के हाथ से वह गिर जाता है और पूरी तरह से टूटकर टुकड़ों में बंट जाता है। एबी इशारा करके किसी तरह साइरस को बाथरूम के अंदर बुलाता है। साइरस तुरंत डिवाइस के टुकड़ों को फिर से जोड़ने लगता है और उसे सेटअप करने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी गतिविधि को देखकर जॉर्गन का एक आदमी उन्हें बाथरूम में देखकर थोड़ा शक करता है। वह बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक देता है और उन्हें बाहर आने को कहता है। इससे साइरस और एबी दोनों बहुत डर जाते हैं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। साइरस तब एबी से चिल्लाने के लिए कहता है और एबी उसी अनुसार चिल्लाने लगता है। जब वह आदमी अंदर से इस तरह की आवाज सुनता है तो वह सोचता है कि शायद वे दोनों बाथरूम में कुछ एंजॉय कर रहे हैं और धीरे धीरे वहां से चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए साइरस डिवाइस को सेटअप करने में जुट जाता है। उसी समय कैमिला अपने प्लेन को उनके पास ले आती है और अपने प्लान के अनुसार उसे सीधे उस यात्री विहीन प्लेन के बिल्कुल नीचे ले आती है। लेकिन जैसे ही कैमिला अपना प्लेन उस प्लेन के बिल्कुल नीचे ले आती है, वह कई प्रयासों के बावजूद अपने प्लेन को पूरी तरह से उस प्लेन के साथ लाइन में नहीं ला पा रही थी। कैमिला बहुत डर गई थी, लेकिन फिर भी उसने लगातार प्रयास जारी रखा। कई समय तक कोशिश करने के बाद आखिरकार वह अपने प्लेन को उस यात्री विहीन प्लेन के साथ लाइन अप करने में सफल हो गई। तो कैमिला का काम लगभग खत्म हो गया, लेकिन हैक करने वाले डिवाइस को अभी तक सेटअप नहीं किया गया था। इस वजह से एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में उनके प्लेन के साथ वास्तविक प्लेन भी दिख रहा था। सौभाग्यवश वहीं उनका भाड़े पर रखा व्यक्ति बैठा
बैठा था जो विभिन्न एयरपोर्ट्स में इसी सेक्टर में काम करता था, इसलिए कंट्रोल रूम के किसी भी व्यक्ति को कोई शक नहीं हुआ। वह व्यक्ति बहुत ही कुशलता से सब कुछ मैनेज करता रहा। इस बीच मिशन इंतजार कर रहा था कि कब डिवाइस सेटअप हो जाएगा और तुरंत ही प्लेन के रडार सिस्टम को हैक करेगा। साइरस ने बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार डिवाइस को सेटअप कर दिया। जैसे ही मिशन सिग्नल पाता है वह तुरंत रडार सिस्टम को हैक करने में सक्षम हो जाता है। इसके बाद मिशन उस रडार सिस्टम को अपने ड्रोन में डाल देता है और उसे आसमान में छोड़ देता है, क्योंकि कुछ ही समय बाद जब वे इस प्लेन को चुरा लेंगे तब वही ड्रोन यात्री विहीन प्लेन का लोकेशन दिखाने का काम करेगा। इसलिए मिशन अपना ड्रोन उस एयरपोर्ट की तरफ भेज देता है जहां वास्तविक यात्री विहीन प्लेन को लैंड करना था। अब मेन प्लेन को चुराने के लिए मिशन सबसे पहले कंट्रोल रूम में मौजूद हैरी से संपर्क करता है और उसे कहता है कि वह तुरंत ही इस यात्री विहीन प्लेन के पायलट से संपर्क करे और उसे बताए कि आज मौसम बहुत खराब है, इसलिए उन्हें जिस एयरपोर्ट पर लैंड करना था वहां लैंड न करके किसी अन्य एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ेगा। असल में जब प्लेन मिशन के बताए एयरपोर्ट पर लैंड करेगा तब वे वहीं से सोना चुराकर फरार हो जाएंगे। मिशन की बात के अनुसार हैरी पायलट को यह जानकारी देता है और पायलट अपने प्लेन को मिशन द्वारा बताए एयरपोर्ट की ओर मोड़ देता है। साथ ही पायलट प्लेन के अंदर यात्रियों को घोषणा करता है कि खराब मौसम की वजह से अब उन्हें किसी अन्य एयरपोर्ट पर लैंड करना होगा। और यह सुनकर प्लेन के अंदर जो लोग जॉर्गन के थे उन्हें समझ में आता है कि यहाँ कोई गड़बड़ हो रही है, इसलिए वे अपने बंदूकें निकालकर उस लॉकर की ओर बढ़ने लगते हैं जहाँ उन्होंने सोना रखा है। यह सब देखता है मैग्नस तुरंत ही एक सिलेंडर लेकर लॉकर के पास पहुंच जाता है, क्योंकि वह लॉकर के बिल्कुल पास ही था। लॉकर प्लेन के अंदर काफी गहराई में होने के कारण जॉर्गन के लोगों को वहां पहुंचने में कुछ समय लगेगा। इस बीच मैग्नस लॉकर को खोलने की कोशिश शुरू कर देता है। वहीं साइरस और एबी देखते हैं कि जॉर्गन के लोग उस दिशा में बढ़ रहे हैं, तो वे उन्हें रोकने के लिए लड़ाई शुरू कर देते हैं। लॉकर कई आधुनिक उपकरणों और लॉक से सुरक्षित था, इसलिए शुरू में मैग्नस को काफी दिक्कत होती है, लेकिन कुछ समय बाद वह समझ जाता है कि लॉकर को असल में कैसे खोला जा सकता है। कई मिनट की मेहनत के बाद वह लॉकर खोलने में सफल हो जाता है, लेकिन ठीक उसी समय वहां जॉर्गन का एक आदमी पहुंच जाता है और वह अपना बंदूक छोड़कर मैग्नस को बंधक बना देता है। इस बीच मैग्नस के बाकी लोग साइरस और एबी को भी बंधक बना चुके थे। इसके बाद उनका प्लेन एक दुर्गम एयरपोर्ट पर लैंड कराया जाता है और उसी समय कैमिला भी अपने प्लेन के साथ वहां उतरती है। जॉर्गन के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। उनके बीच से एक जॉर्गन का आदमी जॉर्गन को फोन करता है और बताता है कि वे उस समूह को पकड़ चुके हैं जो उनके सोने को चुराने आए थे। अब वे सबको लेकर जॉर्गन के पास जाएंगे। जॉर्गन कहता है, ओ अच्छा, यही वजह है कि एयरपोर्ट पर हमारे प्लेन के बजाय ड्रोन उतरा। इन सभी को मेरे पास ले आओ, मैं इन्हें गोली मार दूंगा। तभी जॉर्गन के लोग अपने साथ सोना और साइरस की पूरी टीम को लेकर कैमिला के प्लेन में चढ़ते हैं और जॉर्गन के पास ले जाने लगते हैं। तब कैमिला सबको चेतावनी देती है, तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, हमारे साथ इंटरपोल भी जुड़ा हुआ है, यहाँ तक कि इंटरपोल का एक बहुत बड़ा पुलिस अधिकारी भी मौजूद है। अगर तुम हमें पकड़ कर ले गए तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा संकट होगा, क्योंकि उसी समय वे हमारे लिए बहुत बड़ी पुलिस यूनिट्स भेज देंगे। लेकिन जलगारी का आदमी कहता है कि यह सब धमकाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारे प्लेन में कोई राडार सिस्टम नहीं है जिससे वे तुम्हें ट्रैक कर पाए। तुमने खुद अपने प्लेन को इस तरह से मॉडिफाई किया है कि कोई यह नहीं जान पाएगा कि हम तुम्हें कहाँ ले जाएंगे। कोई भी कभी तुम्हारे अस्तित्व का पता नहीं लगा पाएगा। वहीं उसी दुर्गम एयरपोर्ट पर साइरस के लिए सैम नाम का एक व्यक्ति इंतजार कर रहा था। असल में उसे वहीं से चुराए गए सोने को ले जाना था, लेकिन जब उसने सुना कि साइरस की पूरी टीम पकड़ ली गई है तो उसने तुरंत सीनियर ऑफिसर हेस्ली को इसकी जानकारी दी। हेस्ली तुरंत इंटरपोल के हेडक्वार्टर को कॉल करता है, लेकिन वह साइरस के बारे में नहीं बताता। वह कहता है कि इंग्लैंड से एक विमान को हाईजैक किया गया है और अब उन्हें तुरंत उस विमान का पता लगाना है। बस यही वजह है कि हेस्ली एक बड़ा विमान लेकर साइरस की टीम की तलाश में निकल पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि हेस्ली कितनी भी कोशिश करे, वह राडार सिस्टम पर कैमिला के प्लेन को देख ही नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी ओर वह प्लेन खुद कैमिला चला रही थी। अचानक उसे एक आइडिया आता है। वह प्लेन को उल्टा पुल्टा उड़ाने लगती है। इससे प्लेन के अलग अलग हिस्से हवा के संपर्क में आते हैं और प्लेन पर लगे शील्ड धीरे धीरे खुलने लगते हैं। यही शील्ड्स थीं जिनकी वजह से उनका प्लेन राडार सिस्टम में नहीं दिखाई दे रहा था। जब कई शील्ड्स खुल जाती हैं, ठीक उसी समय उनका प्लेन राडार में दिखाई देने लगता है। इसके बाद इंटरपोल के कई विमान उनके प्लेन के पास आ जाते हैं, लेकिन जब वे करीब जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि यह कोई यात्री विमान नहीं है
और इसे हाईजैक भी नहीं किया गया है, यानी हेस्ली ने उन्हें गलत जानकारी दी थी। इसके बाद वे वहां से चले जाते हैं। इसी बीच कैमिला को अचानक एहसास होता है कि एक लोहे का शील्ड हवा के प्रभाव से उनके विमान के इंजन से टकरा गया है, जिससे इंजन अब काम नहीं कर रहा। फिर भी कैमिला किसी तरह प्लेन को नियंत्रण में रखते हुए उसे वहीं सुरक्षित रूप से लैंड कराने में सफल होती है। लेकिन वे असल में लैंड कर चुके थे सीधे जॉर्गन के फार्म हाउस के सामने, और वहीं खड़ा था जॉर्गन। अचानक प्लेन के क्रैश होते देख जॉर्गन बिल्कुल हैरान रह गया। वहीं जॉर्गन के साथ लेविथन भी मौजूद था, जिसके पास असल में उसके सोने पहुंचने थे। फिर जॉर्गन के लोग साइरस की पूरी टीम को फिर से बंदी बना लेते हैं, और जब सोने प्लेन से नीचे गिरते हैं तो लेविथन जॉर्गन से कहता है, मैं अब ये सोना लेकर जा रहा हूँ और तुम्हारे साथ मेरा डील यहीं खत्म। और वो सोने के साथ वहाँ से निकलने ही वाला था, लेकिन जॉर्गन भड़क उठता है और वह लेविथन को गोली मार देता है। उसी समय हेस्ली बड़ी पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन जॉर्गन एक और ड्रामा रचता है। वह पुलिस से कहता है कि साइरस और उसकी पूरी टीम लेविथन के साथ 10 टन सोने का डील कर रही थी, और डील में झगड़े के कारण साइरस ने लेविथन को गोली मार दी। इसलिए उन्हें सभी को गिरफ्तार कर लो और तुरंत मेरी जगह खाली करो। लेकिन उसी समय साइरस कहता है, अब आपके सभी अच्छे लोगों के नकाब हट जाएंगे। इसके बाद साइरस अपने अत्याधुनिक विमान के नीचे लगे LED स्क्रीन पर एक वीडियो चला देता है, और कैमरे के जरिए पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड हो चुका था। वीडियो देखकर पुलिस समझ जाती है कि जॉर्गन ही असली अपराधी है। वे तुरंत जॉर्गन को गिरफ्तार कर लेते हैं, और वह 10 टन सोना भी पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है। इसी बीच एबी यहाँ हेस्ली का असली रूप जान पाता है। दरअसल वह फाइटर पायलट पुलिस वालों से कह चुका था कि यह विमान वही हाईजैकर का विमान है, इसलिए इसे तुरंत नष्ट कर दो, क्योंकि उसे पता था कि विमान में सोना है। अगर वहाँ विमान को नष्ट कर दिया जाता तो सोने का लॉकर सीधे नीचे गिर जाता, और यही सोना हेस्ली लेना चाहता था। मतलब कि सोने के लिए ही वह सभी को मार डालना चाहता था। इसी वजह से एबी तुरंत अपनी नौकरी छोड़ देता है और सीधे साइरस की टीम में शामिल हो जाता है। साइरस इस पर बहुत खुश होता है। एक दिन अचानक साइरस और एबी किसी जगह जा रहे थे, और उसी समय साइरस ने एबी को एक पेंटिंग दिखाई। एबी उसे देखकर पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि यह वही पेंटिंग थी जो उसकी माँ की बहुत पसंदीदा पेंटिंग थी। असल में जिस चोर ने यह पेंटिंग चोरी की थी, उसने इसे ब्लैक मार्केट में बेच दिया था, और साइरस के ब्लैक मार्केट के साथ बहुत अच्छे कनेक्शन थे, इसलिए उसने उस पेंटिंग को पैसे देकर खरीद लिया। पेंटिंग वापस पाकर एबी साइरस पर बहुत खुश हुआ, और उनका प्रेम संबंध फिर से मजबूत होने लगा। इसके बाद साइरस और एबी एक समुद्र के किनारे चले गए, जहां उनकी पूरी टीम मौजूद थी, यहाँ तक कि ल्यूक भी था। ल्यूक ने उनके साथ कोई बेईमानी नहीं की थी, बल्कि यह सब साइरस की योजना का हिस्सा था। साइरस और उसकी टीम ने असल में वह 10 टन सोना हाथ किया, जिसके बारे में एबी को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। असल में जिस दिन वह 10 टन सोना विमान में लादने वाला था, उसके ठीक एक दिन पहले ही मैग्नस ने 10 टन लोहे की छड़ को सोने की तरह रंग दिया। इसके बाद जब वह विमान में यात्री का रूप धारण किए था, तो उसने इन नकली सोनों को अपने माल के रूप में विमान में चढ़ा लिया। ये नकली सोने असली सोने के लॉकर के साथ ही रखे गए थे, इसलिए जब मैग्नस ने असली सोने का लॉकर खोल दिया, उसने तुरंत नकली सोने और असली सोने की अदला बदली कर दी, और जलगार के लोगों के वहां पहुंचने से पहले ही उसने विमान का दरवाजा खोलकर 10 टन सोने को निकाल दिया। फिर वह 10 टन सोना ल्यूक के हाथों सुरक्षित रूप से ले जाया गया। यानी ल्यूक इस मिशन में शामिल इसलिए नहीं हुआ था कि वह खुद कुछ चुराए, बल्कि यह योजना का हिस्सा था। इस तरह उन्होंने अपने मास्टर प्लान के जरिए वह 10 टन सोना अपने पास कर लिया। आज समुद्र के किनारे आने का कारण यही था कि वे यहाँ सोने को बांटने वाले थे। साइरस ने एबी को सरप्राइज देने के लिए उसके हाथ में एक रिमोट दिया। जब एबी ने रिमोट चलाया, ठीक उसी समय पानी की गहराई से वह 10 टन सोना ऊपर आया। इस पर सभी बहुत खुश हुए, और साइरस अपनी पूरी टीम के साथ खूब आनंद मनाने लगे। इस तरह साइरस एक और मिशन में सफल हो गया।